जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या सवी मैम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल देख के तुम लोग को पता चल ही गया है कि हम लोग थिंकिंग के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं बाय डूइंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल है इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना वेस्ट किए टाइम मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कितने बार ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ जाता है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आलस आ जाता है ना, तो इसलिए ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग का आलस खत्म हो जाएगा, तुम लोग समझ जाओगे, आंसर लिखने का पैटर्न तुम्हें पता चलेगा एंड कैसे अप्रोच करते हैं टू द क्वेश्चन एंड आंसर वो भी तुम्हें समझ में आएगा। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगी, जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोग कह सकते हो, जो एग्जाम के जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे होंगे 10 एंड जैसा कि तुम लोग जानते हो हम लोग एमसीक्यूज को करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और ऑप्शंस बताऊंगी एंड तुम लोग को आंसर को गेस करना होता है एंड वेट करना होता है। जब मैं राइट आंसर बताऊंगी तब तुम्हें मैच करना है कि तुम्हारा आंसर सही था या गलत था। ठीक है, अपने आप को पॉइंट्स देते हुए चलना है। 10 एमसीक्यूज है, लेट्स सी कि तुम्हें 10 में से कितने पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो फेयर तरीके से अपने आप को मार्क्स देते हुए चलो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है एंड जहां डाउट्स आएगा वहां मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डेफिनेशन बताओ ऑफ थिंकिंग इन साइकोलॉजी। हम लोगों ने पढ़ा था कि थिंकिंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो वहां पे डेफिनेशन पूछा है। ऑप्शन ए, अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन बी, mental process involving the manipulation of information. Option C, a process of observing and imitating others. And option D, a form of non-verbal communication. And thinking का definition कौन सा है, इसमें से ये तुम्हें guess करना है। Okay, and then I'm gonna say you the right answer. The right answer of this question is option number B, which is mental process, जिसमें क्या होता है manipulation of information। जो भी information आ रहा होता है, जो भी information हमारे अंदर होते हैं, जैसे मेरे कुछ मैंने अब तक लाइफ में क्या सीखा, क्या जानती हूँ मैं, जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है अब तक की, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब मैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करती हूँ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, to deal with a particular situation or to make decisions in my life. These are all the examples, or this is what all about your thinking is. Next question है, which of the following is an example of a concept? अब इन सभी में से concept का example क्या है ये तुम्हें बताना है। A, specific dog breed. B, general idea of a dog. C, a list of dog names. And D, the act of feeding a dog. And तुम्हें बताना है कि concept का example क्या होता है। The right answer is the general idea of a dog। यानी कि जब मैं dog बोल रही हूँ, dog के भी अंदर भी बहुत सी classifications होती है, जैसे dog की भी काफी सारी breeds होती हैं, right? But here we are not talking about breed, we are specifically talking about dog, so that is a concept. Okay, next आ जाओ question number 3 पे। The main feature of trial and error problem solving is what? Option A, it uses logical reasoning to find solution. Option B, it involves testing multiple solutions until one works. Option C, it guarantees a correct answer. And option D, it is a step-by-step approach. And the right answer of this question is very easy, which is option number B. It involves testing multiple solutions till one works। यानी कि मैं मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अब मैं ट्रायल एंड एरर कर रही हूँ। तो ट्रायल एंड एरर मतलब क्या होता है कि मैं एक सोल्यूशन को यूज कर रही हूँ, अगर वो नहीं चला तो मैं दूसरा सोल्यूशन यूज करूंगी, फिर तीसरा सोल्यूशन यूज करूंगी, जब तक मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं सॉल्यूशंस को ट्राई करती रहूंगी, राइट? सो दैट इज व्हाट योर आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीजनिंग? ऑप्शन ए, डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी, इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन सी, एनालॉजिकल रीजनिंग। एंड ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग। एंड द राइट आंसर इज वेरी इजी, ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था, टाइप ऑफ रीजनिंग। सो द आंसर इज यस। यहाँ पे पूछा था नॉट, कौन सा है जो नहीं है रीजनिंग का टाइप। तो रीजनिंग टाइप था, डिडक्टिव रीजनिंग था, इंडक्टिव रीजनिंग था, एनालॉजिकल रीजनिंग था, बट एक्सपेरिमेंटल कोई रीजनिंग था ही नहीं, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन? इन सभी में से मेंटल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? Option A, the act of thinking critically. Option B, the concept of a tree. Option C, the process of remembering information. या option D, a list of favorite activities. And the right answer is option B, which is a concept of a tree.
कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्री कैसे आंसर हुआ? बिकॉज हम लोग जानते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने मैंगो बोला तो तुम्हारे दिमाग में मैंगो की इमेज आ रही है, राइट? कि मैंगो कुछ इस शेप का होता है, उसका कलर क्या है, राइट? ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. सो मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट योर that only, right? So that is why concept of a tree is an example of your mental representation. Question number 6 की बात करें, which of the following is an example of functional fixedness? Option A, struggling to find a solution to a problem by repeatedly using the same approach. Option B, finding a pencil as a paperweight instead of for writing. Option C, finding a new use for an old object. या option D, using multiple strategies to solve a problem. फंक्शनल फिक्सनेस का एग्जाम्पल कौन सा है इन सब में से? तो इसका जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, राइट? इट इज अप्रोच जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही सोल्यूशन को यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द सेंस एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बस एक ही हो सकता है और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स सपोज एक नेल है जो मुझे दीवार में लगाना है, तो अब नेल लगाने के लिए मुझे हथौड़ा ही चाहिए. हथौड़ा नहीं है तो मैं क्या करूंगी कि मैं बैठ जाऊंगी कि भाई हथौड़ा नहीं है, मैं नहीं लगा रही दीवार में नेल, राइट? सो दैट इज द functional fixedness. ठीक है? So struggling to find a solution to a problem by repeatedly using the same approach. एक ही अप्रोच को यूज करना मतलब यहाँ पे मैं उस नेल को बाई द यूज ऑफ बुक या फिर कोई और चीज को इस्तेमाल करके, कोई भी भारी वेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैं उसे अंदर डाल सकती हूँ, नेल को दीवार में लगा सकती हूँ, राइट? बट यहाँ पे मैं डिपेंडेंट हूँ कि नहीं, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, राइट? दैट इज फंक्शनल फिक्सनेस. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मेन फीचर क्या होता है रीजनिंग का, बताओ तो. ऑप्शन ए, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूजन. ऑप्शन बी, अप्लाइंग लॉजिक टू अराइव एट कंक्लूजंस. ऑप्शन सी, यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एंड ऑप्शन डी, creating new ideas from existing concepts. And the right answer is applying logic to arrive at conclusions. राइट? हम लोग रीजनिंग में क्या करते हैं, हम अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सकें. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is an example of deductive reasoning? Option A, all mammals have lungs. A dog is a mammal, therefore a dog has lungs. Option B, every time I eat peanuts, I feel sick, therefore I conclude peanuts make me sick. Option C, the sun rises in the east, therefore the sun will rise in the east tomorrow. D, a person who is tired can't think clearly and they make bad decisions. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ MCQs होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन. लेट्स सपोज मुझे इतना तो पता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में होता है ना कि कुछ लॉजिक से रिलेटेड कुछ होता है, या तो लॉजिक लगेगा या तो लॉजिक नहीं लगेगा. तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता जहाँ पे एक पर्सन टायर्ड है तो वो डिसीजन नहीं बना सकता, राइट? सन राइजेज इन ईस्ट, देयरफॉर द सन विल राइज. ये तो बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ उतना है नहीं. अब मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक होगा. ऑप्शन ए, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये कुछ फैक्ट पे बेस पे बात कर रहा है, फैक्चुअल लग रहा है, वेराज बी पे कॉमन सेंस का बात हो रहा है. एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, अब तुम्हें ये याद आएगा अगर, तो तुम लोग आराम से इन दोनों में से भी एलिमिनेट कर पाओगे. मुझे तो लगता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है. And the right answer is option number A, which is all mammals have lungs. A dog is a mammal, therefore the dog has lungs. देखो मैं lungs की बात नहीं करूँ कि mammals के पास 4 lungs होते हैं. I also know that mammals के पास 2 ही lungs होते हैं, but यहाँ पे एक example के basis पे हम लोगों ने ये लिया है, ठीक है? Answer is all mammals have lungs. A dog is a mammal, so therefore a dog has lungs. So अब इसमें ये डिडक्टिव रीजनिंग क्यों है, सबसे पहले तो रिकॉल करो कि हम लोगों ने पढ़ा था डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग को. डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने फैक्ट्स को यूज करते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जनरली क्या करते हैं. तो हम लोग को जनरली पता है कि फैक्ट क्या है कि हर मैमल्स के पास क्या होता है, लंग्स होता है. तो डॉग भी एक मैमल है तो डॉग के पास भी होगा लंग्स, ठीक है? दैट इज अ फैक्चुअल थिंग एंड दैट कम्स अंडर योर डिडक्टिव रीजनिंग. एंड यू गाइज आई होप रिमेंबर दैट इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है. अगर नहीं पता होगा तो यहाँ के क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा. विच इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. सो इंडक्टिव रीजनिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछा गया है. ऑप्शन ए, इट स्टार्ट्स विद जनरल प्रिंसिपल एंड अप्लाइज देम
to specific situations. Option B, it involves making decisions based on past experiences. या फिर option C, it involves making broad generalizations from specific observations. या फिर option D, it leads to guaranteed conclusion. And the right answer is very very easy, which is option number C. So inductive reasoning is all about जहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ observations करती हूँ and उस observation के basis पे मैं conclusion draw कर लेती हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्यों राइट आंसर है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली हम लोग जनरल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं एंड उन्हीं काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ आउट करते हैं, बट वो जो कंक्लूजन्स होता है वो जनरली या मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो सही नहीं बैठता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब बच्चा रो रहा है तो बच्चे बहुत रीजन से रो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज वो 4-5 साल का बच्चा है, ठीक है, एंड वो रो रहा है, तो अब बहुत सारे रीजन हो सकता है कि वो रो रहा है। लेट्स सपोज चॉकलेट चाहिए थी या फिर उसकी मम्मी गुम हो गई, ठीक है। अब तुम अपने ऑब्जर्वेशन से तुम बता रहे हो कि माइट में वो बच्चा इसलिए रो रहा है ना क्योंकि उसकी मम्मी खो गई है, क्योंकि उसकी मम्मी आसपास दिख नहीं रही है एंड वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी मम्मी खो गई है एंड दैट्स व्हाई the baby is crying, right? This is an example of inductive reasoning जहाँ पे मैं अपने observation के basis पे conclusion draw out कर रही हूँ, whereas deductive reasoning में हम लोग facts पे बातें करते हैं, ठीक है। This is scientifically proven like that, okay? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टिकल। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अंदर का उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हुए थे, तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टिकल। And option number A is mental set, option B is creativity, option C is heuristics, and option D is insight. And the right answer is very easy. हम लोगों ने पढ़ा था mental set. हमारा माइंड जो है वो सेट हो जाता है कि एक ही तरीके से ही हमें एक प्रॉब्लम है तो उसका आंसर एक ही तरीके से निकलेगा और कोई सोल्यूशंस नहीं हो सकता। हमारा दिमाग जनरली बंद होता है मोस्ट ऑफ द पीपल का। तो मेंटल सेट मतलब कि टेंडेंसी होती है कि टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एट इन वन वे, दैट इज योर मेंटल सेट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आंसर की, यानी कि ऑल द आंसर्स लिखे हुए हैं एंड उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है। अगर तुम्हारा डाउट अभी भी रह जाता है, यू कैन गो थ्रू दीज एक्सप्लेनेशंस। दिस एक्सप्लेनेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगी कि अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखो कि 10 आउट ऑफ कितने मिले हैं तुम्हें एमसीक्यूज में, जिससे तुम्हें भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे हो रही है। थोड़े से मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ तो फिर सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। So moving on to NCERT solutions. Okay, NCERT solutions की बात करें, so we'll start with question number 1. Okay, so first question क्या पूछ रहा है, explain the nature of thinking. Thinking का nature explain करो, यानी कि thinking क्या होता है उसका definition दे दो and उसके बारे में जितना लिख सकते हो। Like अगर 6 marks का है तो इतना लिखना तो काफी है, and अगर 2 marks का है तो just till this much also is enough. Okay, so thinking की बात करें तो it's all about कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, यानी कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस जो भी नॉलेज होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फॉर जजिंग, राइट, एंड फॉर डूइंग योर रीजनिंग एज वेल, राइट। सो दिस इज योर ऑल अबाउट थिंकिंग। इज थिंकिंग जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, एंड जब एक पर्सन थिंक कर रहा होता है तो यू डोंट नो, यू कैन नॉट से दैट अ पर्सन इज थिंकिंग और नॉट, एवरी टाइम यू कैन नॉट जज, ठीक है। अब थिंकिंग के मेन फीचर्स पे आए तो थिंकिंग के अंदर क्या चीजें हमें थिंकिंग में देखने को मिलती है। इट इज नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज, यानी कि हम बहुत सारे कॉग्निटिव एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर लर्निंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, परसीविंग हो गया। ऑल दिस आर आवर कॉग्निटिव एक्टिविटीज एंड ये सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं अगर थिंकिंग ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम जो भी इन्फॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं उसे प्रोसेस करते हैं इन थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को देख ही नहीं रहे हो, तुम लोग थिंकिंग कर रहे हो, मतलब तुम लोग समझने की कोशिश करो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें पास ऑन कर रही हूँ। थर्ड क्या होता है, थिंकिंग जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एग्जाम है, लेट्स सपोज आफ्टर 5 days और 6 days, तो अब तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम लोग सोचोगे कि क्या चीजें की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो, बहुत टाइम पहले पढ़ा था तो सबसे पहले तो रिवीजन कर लो अच्छे से कि चैप्टर के हर एक डिटेल पोर्शन से वाकिफ हो जाओ कि ये पॉइंट्स थे, ये टॉपिक्स थे, राइट।
उसके बाद फिर बेसिक्स क्लियर करने के बाद तुम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर सकते हो जिस चैप्टर में तुम्हें डाउट लगे। 2 स्पेशल वीडियोस हैं फॉर साइकोलॉजी विच इज जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है चैनल पे, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम लोग प्लानिंग करोगे कि ये वीडियोस देखना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। सो दिस इज योर प्लानिंग फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ क्या हो रहा है, थिंकिंग हो रहा है, तुम सोच रहे हो कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, राइट। सो दिस इज योर गोल डायरेक्टेड विच इज शोइंग कि तुम सोच क्यों रहे हो, बिकॉज तुम्हें इतना मार्क्स स्कोर करना है, स्पेसिफिक मार्क्स स्कोर करना है इन योर एग्जाम। सो दैट इज योर गोल, दैट इज हाउ थिंकिंग इज गोल डायरेक्टेड। अब थिंकिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि थिंकिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मेंटल इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मेंटल इमेजेस मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कैटेगरीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि तुम लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन साथ में क्या करो, साइकोलॉजी की बुक निकाल के बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेसिफिक बुक का नाम बोल रही हूँ, साइकोलॉजी बुक, राइट। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, जैसे ही मैंने तुम्हें बोला कि साइकोलॉजी का बुक निकालो, तो अपने बुक को तुम इमेजिन करने लगे कि बुक कैसा दिखता है, उसका कवर पेज क्या है एंड कौन सा चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम विजुअलाइज कर रहे हो। इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि मैं जो भी चीजें पढ़ाती हूँ तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेती हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी मैंगो का एग्जाम्पल लिया था, राइट। तो तुम लोग क्या कर रहे थे, उसको इमेजिन कर रहे थे, राइट, कि मैंगो ऐसा दिखता है, उसका लुक, उसका शेप, राइट। सो दिस इज योर मेंटल इमेजेस एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्योंकि मैंगो जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट से आता है, फ्रूट के कॉन्सेप्ट से आता है स्पेसिफिकली। सो ये होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, जब भी चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो हम लोग क्या करते चलते हैं, विजुअलाइज करते हैं इमेजेस के थ्रू। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट। सो दिस इज योर ऑल कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट्स और थिंकिंग। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया है, पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली in the comment section. Moving on to question number 2, what is concept and इसका रोल क्या होता है in thinking process? concept क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, concept मतलब होता है कि कैटेगरी बता देना। हमारे दिमाग में हम बहुत सी चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉल साइंस पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, राइट। सो ब्रेन के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए एंड सभी कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि हम जब जो चीज़ें याद करना चाहें वो हमारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल योर कॉन्सेप्ट इज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर दिखने वाले ग्रुप्स को, इवेंट्स को हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक सेट में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का रोल क्या होता है थिंकिंग में, सो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ थॉट, जैसे कि मैंने बताया था। एंड कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, क्रूशियल थिंकिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कुछ रिकॉल करना है तो तुम आसानी से रिकॉल कर पाओगे अगर वो इन्फॉर्मेशन सही से सेव्ड रहा तो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में। दैट इज योर रोल of concept. Okay, moving on to the next question, which is identify obstacles of problem solving या to problem solving. अगर 6 marks का आता है ये question तो तुम लोग exactly इतना ही लिख सकते हो। एंड अगर 2 मार्क्स का आता है तो ओनली दिस मच विल बी इनफ, द ऑब्स्टिकल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ऑब्स्टिकल्स क्या है, मेंटल सेट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। हमारे ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या हो जाते हैं कि नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, अपने एक ही स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं जनरली टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, दैट इज योर मेंटल सेट। एंड नंबर 2 इज लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत से आइडियाज होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन डिफिकल्टी क्या होती है ना कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं और हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, सो कहीं ना कहीं हम गिव अप कर देते हैं। दैट इज योर लैक ऑफ मोटिवेशन एंड बोथ ऑफ दीज सर्व्स एज योर obstacles for problem solving. Question number 4, how does reasoning help in problem solving? Reasoning कैसे help करता है problem solving में? Let's suppose मेरे को कोई problem है, ठीक है। तो अब उस problem को solve करने के लिए reasoning का help मैं कैसे लेती हूँ? Reasoning मतलब क्या होता है कि मैं मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो मैं अब बहुत सारे सोल्यूशंस में से किसी एक सोल्यूशन को बेटर मान के, कंपेयर करने के बाद किसी एक सोल्यूशन को मैं बेटर मानती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज योर रीजनिंग हेल्पिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हो इसी चीज़ को, okay. Otherwise if you want you can write this additional information if the question is of more marks, okay. Inductive reasoning क्या होता है, deductive reasoning क्या होता है एंड एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कि जहाँ पे मैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर रही हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब मैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को यूज कर रही हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज कर रही हूँ।
एनालॉजिकल रीजनिंग मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे रीजनिंग कर रही हूँ, कुछ डिसीजन ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड। इसका आंसर तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, क्या जजमेंट और डिसीजन मेकिंग रिलेटेड हैं? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तो लिखा है कि हाँ भाई, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग क्लोजली रिलेटेड है, बट क्या ये एक ही है? नहीं, ये एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या डिफरेंस है इनमें? लेट्स अंडरस्टैंड। डिसीजन मेकिंग मतलब होता है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी जगह। एग्जाम्पल ये है कि मैं एक शॉप पे गई, मैं ड्रेस देख रही थी क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था, ठीक है। सो उस पार्टी के लिए मैं कोई ड्रेस ढूंढ रही थी, ओके। एंड मुझे एक रेड कलर का ड्रेस मिला, एक ब्लू कलर का ड्रेस मिला। अब वो रेड कलर का ड्रेस मुझे और ब्लू कलर का दोनों ही ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई इक्वली, लेकिन एक ड्रेस जो है वो कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा ड्रेस जो है वो स्टाइलिश बहुत ज़्यादा है, फैशनेबल बहुत ज़्यादा है। सो आई वाज थिंकिंग कि कौन सा लिया जाए। तो जजमेंट मतलब कि मैं कंपेयर करूंगी कि दोनों में से कौन सा बेटर है। लेट्स सपोज मैं जजमेंट में आई कि चलो कंफर्टेबल ड्रेस ही खरीदती हूँ, ताकि मैं कहीं भी जैसे पार्टी में पहन रही हूँ तो पार्टी के लिए भी ओके है, देन पिकनिक वगैरह पे जाऊंगी तो वहाँ पे भी मैं इस ड्रेस को पहन सकती हूँ। तो दिस इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि चलो कंफर्टेबल ड्रेस ब्लू कलर का ड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट रेड वन। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपेरिजन किया अच्छे से, एंड कंपैरिजन के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लू ड्रेस खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया, एनालिसिस किया, यानी कि जजमेंट किया, उसके बाद फिर डिसीजन लिया कि अब मुझे ब्लू ड्रेस खरीदना है, एंड यही ब्लू ड्रेस मैं पार्टी के लिए पहन के जाऊंगी। ओके, सो दिस इज योर जजमेंट, एंड जजमेंट से क्या हुआ, डिसीजन लिया मैंने, राइट। सो दिस इज the difference between decision making and judgment. I hope this is clear to you. Moving on to the next question, question number 6, which is divergent thinking क्यों important होती है creative process में? Divergent thinking में क्या होता है कि कोई एक question होता है एंड उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज उनकी राय अलग अलग होंगी, राइट। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या कि सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, एंड एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। एंड ये हेल्प करता है क्रिएटिव प्रोसेस में, कैसे? बिकॉज क्रिएटिविटी क्या मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ लें, ठीक है, या फिर हम कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू लाए मार्केट में, राइट। सो दिस इज योर क्रिएटिव प्रोसेस। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रोसेस कैसे हेल्प करता है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर कोई पर्सन डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छे से कर सकता है तो इट मीन्स दैट वो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन को ढूंढ सकता है। इससे क्या होगा, मल्टीपल आइडियाज जनरेट होंगे टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, हम लोग थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब हम हर डिमेंशन से, हर डायरेक्शन से सोच सकते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स बिलीव नहीं होगा, हर डिमेंशन से, हर एंगल से हम सोच पाएंगे, तो हमारी बुद्धि थोड़ी खुली हुई होगी। ओरिजिनलिटी, प्रोड्यूसिंग रेयर एंड यूनिक आइडियाज, हमारे जो आइडिया होंगे वो यूनिक होंगे एंड रेयर होंगे। एलैबोरेशन, हम जो भी आइडियाज को चूज करेंगे उस आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो आइडिया कितने दूर तक हेल्प कर सकता है किसी एक प्रॉब्लम के लिए। सो दैट इज योर एलैबोरेशन। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो क्या करता है, मल्टीपल आइडियाज को एज अ होल जनरेट करने में हेल्प करता है। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग से क्या होता है, नैरो माइंडनेस, ठीक है, नैरो माइंडनेस। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब एक क्वेश्चन है, एक ही आंसर होगा। जैसे पूछ लिया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो उसका तो आंसर एक ही होता है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, राइट। सो दिस इज योर कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे एक क्वेश्चन है एंड इसका एक आंसर होता है, वेयर एज एक टाइप के क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज योर divergent thinking, and divergent thinking is most important for your creativity. Moving on to the next question कि creativity को कैसे enhance किया जा सकता है, या creative thinking को कैसे enhance किया जा सकता है, उसके steps क्या होते हैं मैम? So that is your question number 7. Let's see what is the answer. एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें फ्लेक्सिबल एंड एसोसिएटिव थिंकिंग करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी। दूसरा क्या है, हमें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट एंगेज होना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, बस दिन भर मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं, एक लाइफ पैटर्न बना लेते हैं एंड उसी हिसाब से वो चलते हैं। बट क्रिएटिव एक्टिविटीज इज समथिंग कि तुम एक ही काम को अलग तरीके से कर रहे हो, या फिर कुछ अपने काम में कुछ न्यू ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रिविजन तो सब करते हैं, बैठ जाते हैं, क्वेश्चन को रीड करने लग जाते हैं एंड दे थिंक दे आर डूइंग रिविजन, या फिर चैप्टर को अगेन रीड करेंगे, नोट्स को अगेन रीड करेंगे एंड दे थिंक दैट दे आर डूइंग रिविजन। सो डू यू थिंक दिस इज रिविजन? नो, दिस इज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी का मर्डर करना हो जाता है, इसे कहेंगे। क्रिएटिविटी मतलब क्या होती है ना कि
नए नए वेज ढूंढो रिवीजन करने का, अपने ओन मेथड्स बनाओ जब पढ़ रहे हो तो दैट इज योर क्रिएटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि रिवीजन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम पढ़ाते हुए रिवीजन कर सकते हैं, या फिर हम लिखते हुए, माइंड मैप्स को बनाते हुए भी रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, बट दैट इज योर क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रिएटिव एक्टिविटीज में जाना होगा। देन अवॉइडिंग फर्स्ट सोल्यूशंस, एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम है तो उसके एक सोल्यूशंस नहीं, मल्टीपल आइडियाज को खोजने चाहिए, फीडबैक्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, देन ब्रेक लेने चाहिए, अपने आइडियाज़ को ब्रेक देने चाहिए कभी कभार, फिर माइंड मैपिंग, डायग्राम्स वगैरह करना चाहिए, राइट। अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उनको ड्रॉ आउट करो, लिखो एक पेपर पे लाइक दिस। Developing independent thinking, judgments without external influence, then building confidence, which is very, very important for creative thinking. Moving on to question number 8, which is define thinking. Does thinking take place without language? क्या language मतलब क्या thinking लैंग्वेज के बिना टेक प्लेस कर सकता है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बट डज इट मीन कि अगर वो बोल नहीं पाते तो वो सोचते भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत से लोग बोल नहीं पाते पर वो समझते बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज योर आंसर टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। सो बेसिक आंसर तो तुम्हें मिल गया। अब क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करते हुए आंसर को बना देना है, ठीक है। जैसे थिंकिंग को क्या बोलते हैं, साइलेंट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास लैंग्वेज नहीं होती, बट फिर भी वो स्टिल थिंकिंग कर रहे होते हैं, लाइक दे क्राई अगर उनको भूख लगी है तो, राइट। सो दैट इज योर एग्जाम्पल विच यू कैन एड ऑन इन द आंसर्स as we have read previously also, right। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, so लैंग्वेज कैसे acquired होती है ह्यूमंस में, ये तुम्हें बताना है। ओके, सो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, फोनोलॉजी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं साउंड को, स्पीचेस को, एंड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। नंबर 2 में क्या होता है, सिमेंटिक्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं, उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड में आता है ग्रामर, जहाँ पे हम अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अच्छे से समझते हैं। देन प्रैग्मेटिक्स, जहाँ पे हम लर्न कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन रूल्स को, ओके। एंड देन आता है हमारा थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हम लैंग्वेज हमारे अंदर डेवलप होती है। ये तो बेसिक्स था कि लैंग्वेज एक्विजिशन में कुछ मास्टरिंग 4 सब सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे थ्योरीज, यानी कि बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं कि लैंग्वेज ऐसे एक्वायर किया जाता है, ऐसे एक्वायर किया जाता है। तो व्हाट आर दोज? सो नंबर 1 इज बिहेवियरिस्ट व्यू। बी.एफ. स्किनर कहते हैं, या जो भी बिहेवियर्स या बिहेवियरिज्म की स्टडी करते हैं, उनका मानना है कि लैंग्वेज जो है वो एसोसिएशन के थ्रू या रीइंफोर्समेंट के थ्रू डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा बहुत छोटा सा है, उसने मामा कहा तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होके उसे, मतलब उसे प्रेज करे, उसे चॉकलेट दे, तो उससे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट उसे प्रोवाइड होता है, एंड उससे वो क्या होता है, वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता है टू लर्न द लैंग्वेज, ओके। नंबर 2, नेटिविस्ट व्यू। नेटिविस्ट का व्यू है कि ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज जो है वो एक डिवाइस के थ्रू फैसिलिटेट होता है, ओके। एंड क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के हिसाब से लैंग्वेज डेवलप होता है इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी कि इन्फेंसी से प्यूबर्टी के बीच में जो बच्चे होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं, लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं। नंबर 4 क्या होता है, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जहाँ पे इंटरेक्शनिस्ट कहते हैं कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड वो कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। अगर बच्चे के स्टार्टिंग एज में उससे बात ना की जाए, लैंग्वेज को उसके सामने ना दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तो वो बोल नहीं पाता है, या फिर उसमें लैंग्वेज का एक्विजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड एट द एंड तुम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हो, ये बोल सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि बोथ नेचर एंड नर्चर, यानी कि जिस तरीके से हम उसे पाल रहे हैं, जो नेचर या जो इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मूविंग ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम एंड देन एक होमवर्क के साथ वीडियो एंड, ओके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन थिंकिंग। तो ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है इसी लेक्चर में, तो आई एम नॉट गोइंग इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग, वो भी मैंने बता दिया। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, एंड इसकी सिग्निफिकेंस तुम लोग देख सकते हो कि डिडक्टिव रीजन वैलिड होता है इन सर्टन प्रेमिसेस, वेयर एज इंडक्टिव रीजनिंग यूजफुल होता है फॉर जनरलाइज बेसिस।
but on limited data. Next question है question number 3, which is what is functional fixedness and how does it affect problem solving? यानी कि functional fixedness क्या होता है, जिसका example मैंने वो iron nail का example दिया था and book का दिया था, that is only going to work with functional fixedness, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही तरीके से problem को solve करने की कोशिश करते हैं and कोई और object को लाते ही नहीं है picture में, like this. इफेक्ट्स क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी क्रिएटिविटी को एंड प्रिवेंट करता है हमें टू थिंक ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ solving the problem and alternative uses for objects as well. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डू मेंटल सेट्स एंड ऑब्स्टिकल्स अफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग? मेंटल सेट्स एंड ऑब्स्टिकल्स कैसे अफेक्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग? मेंटल सेट मतलब कि हमारा माइंड सेट है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वे. फॉर एग्जाम्पल पास्ट में इस प्रॉब्लम को इस सोल्यूशन के थ्रू सॉल्व किया था, तो इस बार भी सेम प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो मैं इसी सोल्यूशन को लाऊंगी एंड इसे ही यूज करूंगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यानी कि पास्ट में मैंने मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंडेंट होगा टू हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, जैसे पिछड़ी सोच वाली होती है, अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम पुरानी जो भी सीखी हुई चीजें हैं उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लाइक दैट. इट कैन लिमिट आवर क्रिएटिविटी एंड हिंडर द एबिलिटी टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. ठीक है, ऑब्स्टिकल्स की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल्स है फंक्शनल फिक्सनेस, जिसके बारे में बताया था. इसमें हम क्या कहते हैं, इनएबिलिटी टू यूज ऑब्जेक्ट्स इन अ न्यू और क्रिएटिव वे. किसी भी सामान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नए तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, कंफर्मेशन बायस, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमारा बिलीफ हो जाता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर स्टडीज यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल रहा है तुम्हारे लिए अब तक, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल स्ट्रैटेजीज होती हैं स्टडी के लिए, परफॉर्म करने के लिए, जो कि टॉपर्स एंड टीचर्स सजेस्ट करती हैं, बट उनको तुम नहीं मानते हो एंड तुम वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहते हो. तो दैट इज योर कंफर्मेशन बायस. तुम जो सुनना चाहते हो वही सुनते हो एंड जो सच है वो तुम नहीं सुनते. इसका एक तरीके से तुम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कंफर्मेशन बायस को. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि यू थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, you know all the solution of the problem and that's why ये obstacle arise हो जाता है in your problem solving. ठीक है, the mental blocks can make problem solving more difficult by restricting flexible thinking. That also you can add for your confusion. Okay, next question है decision making क्या होता है and how it is related to thinking. देखो thinking में हम लोग क्या करते हैं कि हम whatever problem we have, हम लोग अपने past experiences को use करते हैं, हमारे पास जितने knowledge है, जितनी experience है, जितने informations है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम analysis करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट, एंड देन हम थिंकिंग कर रहे होते हैं एंड थिंकिंग से ही डिसीजन मेकिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा एग्जाम है एंड मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ या फिर मैं जाके मतलब सैड हो सकती हूँ कि हाँ कल एग्जाम है, कुछ नहीं हो सकता, लाइक दिस. मेरे पास दो ऑप्शन है, तो नाउ आई विल थिंक कि विच वन विल बी अ स्मार्ट प्लान. बेहतर तो यह है कि कुछ ना करने के बजाय कुछ तो किया जाए, राइट. दिस इज योर प्रॉपर थिंकिंग एंड बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन माई नॉलेज मैंने डिसीजन लिया कि चलो पढ़ते हैं, जितना हो पाएगा उतना पढ़ते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया एंड फाइनली ये चैप्टर हमारा थिंकिंग का होता है कंप्लीट, राइट. सो आई होप कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रह गया है. ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के मेन पेज पे भी दिया हुआ है. यू कैन इजीली गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे कोई भी अपडेट्स या पीडीएफ या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस तुम लोगों को सबसे पहले मिल जाता है. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अपना ख्याल रखना एंड अगेन कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, मैं जल्दी से तुम लोगों को आंसर भी दे दूंगी. ओके, so bye.